दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप एक अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। और आप जैसे जानते हैं कि हमने एक ये नई शुरुआत की है कुछ दिनों से कि वक्त ज्यादा जाया न करते हुए सीधे हमारे मेहमान को हमारे साथ जो है दूसरी खिड़की में बिठा के बातचीत शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं देश के वरिष्ठ पत्रकार के भी मलिक साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हम उनसे आज जो है समझना चाहते हैं कि मतलब कुल मिला के एक समझ लीजिए कि 360 डिग्री लेवल से हमको समझना है कि दिल्ली में क्या चल रहा है, देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। मोदी साहब अचानक जो है वो एक भाजपा की एक शिविर होती है तो वहाँ अंतिम जो लास्ट बेंच वहाँ पे बैठे हुए क्यों नजर आ रहे हैं। और वो जो अगर माहौल है उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अगर कुछ थोड़ी बहुत भी चहल पहल है तो वो क्या है। ये सब चीजें जो है हम मलिक साहब से आज जानेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। बहुत दिन के बाद आपने मुझे मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ। आपके दर्शकों अरे को सर ऐसा नमस्कार नहीं, आप कहता हाथ में नहीं, आप हाथ में आते नहीं, आप ये मत कहिए। हूँ। अब थोड़ा-सा मेरे कई कारण हैं, थोड़ा-सा स्वास्थ्य का भी इश्यू है, फिर थोड़ा भाग-दौड़ रहती है, लेकिन कोशिश करते हैं आपके साथ जुड़ें और अच्छे लोगों के साथ बैठना, बात करना अच्छा लगता है। वो यही हमारी खुराक है, हमें मोदी जी वाली खुराक तो चाहिए ही नहीं, आपको पता ही है। खैर देखिए मयूर जी अगर आप बात करें आज की जो दिल्ली में हलचल है, जी। आप शुरू करें 2024 के बाद, ये खिचड़ी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पक रही है और खिचड़ी अब पक चुकी है पूरी तरह से। अब अच्छा। अगर खिचड़ी को नहीं आप उतारते हैं तो फिर वो खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पका भी नहीं सकते ना चीज़ों को। हाँ, जल अब जाएगी फिर। मामला अब मामला चारों तरफ पक गया है। एक छोटा-सा आप मुझे उदाहरण बताइए या चीज़ें बताइए। कल प्रधानमंत्री जी रात को 9 साढ़े 9 10 बजे के लगभग उपराष्ट्रपति भवन जाते हैं। मतलब राष्ट्रपति से मिलते हैं, फ़ोटो छपती है, सारी चीज़ें होती हैं, ट्वीट भी होता है, राष्ट्रपति भवन पूरी जानकारी देता है। और हम्म। यही तो टाइम था उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने का भी। उसकी हम्म। कोई जानकारी नहीं है, कैमरामैन छुट्टी पे चला जाता है और गजब है वीडियो ये कैमरामैन की तबीयत खराब हो जाती है और जो उनका मीडिया देखते हैं वो सो जाते हैं। ये क्या कारण है? ये कोई छोटी-मोटी घटना तो थी नहीं कि उपराष्ट्रपति गए इस्तीफा देने और आपने खबर डाली, नहीं डाली, कोई ऐसा तो था नहीं। नहीं। अभी 2 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम हुआ, उसके बाकायदा आपने सारे फोटो डाले। तो आप ये गहन सवाल है कि आप इसकी जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं? कई लोगों ने जब आरटीआई डाली तब आपने देखा हड़बड़ाहट में पहले तो ये कह दिया गया कि भाई कोई आया ही नहीं, आप हमारे पास कोई जानकारी नहीं है और गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन कर दिया तो गृह मंत्रालय से बात करें। राष्ट्रपति भवन हास्यास्पद जवाब दे रहा है और उसके कुछ दिन बाद फिर वो व्यक्ति दोबारा आरटीआई डालते हैं, भाई और ये बताइए, तो फिर वो कहते हैं हाँ शायद आए थे लेकिन जानकारी शायद। गृह मंत्रालय के पास है, शायद बता रहे। तो आप ये देखिए कितना हास्यास्पद है। अब ये मयूर जी 3 लोग कंफर्म कर सकते हैं, या तो हम्म। राष्ट्रपति खुद कंफर्म कर सकती हैं, या उपराष्ट्रपति खुद कंफर्म कर सकते हैं और या फोटोग्राफ कंफर्म कर सकते हैं। तीनों चीज हमारे पास नहीं। तो हम क्या कहें कि इस्तीफा हुआ भी है कि नहीं है? मुझे कानून की बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी संविधान की जो हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं, उसमें लिखा गया है कि उपराष्ट्रपति की अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती हैं और वो इस्तीफा देने जाते हैं, तो हस्तलिखित इस्तीफा होगा। बिल्कुल। हो सकता है उस टाइम टाइपिंग मशीन कम रही हो, ना रही हो, तो इसलिए कहा हो कि भाई अपने हाथ से लिख के देंगे, चलिए आज कंप्यूटर आ गए हैं, आज प्रिंट है, तो साइन आप करेंगे और साइन आप करके खुद इस्तीफा अपने हाथों से राष्ट्रपति को देने जाएंगे खुद, तो वो आपका इस्तीफा मान्य होगा। तो यहां तो सवाल उठ रहे हैं कि आप खुद तो गए नहीं, तो हम्म। खुद नहीं गए तो इस्तीफा कैसे चला गया? और इस्तीफा गया तो फिर ये फोटो क्यों नहीं आई? और हम्म। फोटो नहीं आई तो इस्तीफा हुआ भी है कि नहीं है? तो बहुत सारे सवाल हैं। क्या उन सवालों से मोदी जी, शाह जी घबराए हुए हैं? क्योंकि एक जगह कंफर्म कर रही है कि जो गजट छपा है, वो तो कह रहा है इस्तीफा हुआ है। इसके अलावा कोई नहीं कह रहा। गजट हम्म। छापने वाले कौन है मास्टर जी? गजट के मास्टर जी कौन है? वो तो आप जानते हैं, आपके स्टेट से आते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं।
तो उन पे तो लगातार शक की सुइयां घूमती रही हैं। तो ये मामला गहन हो गया है, एक बात। हम्म, हम्म, इसके बाद जो दूसरी बात हो रही है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है हम्म, कि चंद्रबाबू नायडू जी कहाँ हैं, वो क्या हम्म, कर रहे हैं। वो अपने बेटे को भेजते हैं, बल्कि हमने तो चुटकी भी ली है ट्विटर पे कि भाई हम्म, उनके लड़के जो है नारा लोकेश, कुछ जी, दिन पहले उपराष्ट्रपति से मिले थे, उनकी कुर्सी चली गई। अब हाँ। वो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो ये क्या संकेत देता है। कपड़े भी वही हैं, कपड़े सेम है, सेम पैंट शर्ट पहन के वो जनाब आए हैं। और ऐसी क्या मजबूरी है कि चंद्रबाबू नायडू नहीं आ रहे हैं, आप नारा लोकेश से काम चला ले रहे हैं। ये क्या है। हम्म, हम्म, तो क्या राहुल गांधी ने उनको प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दिया है। ये सब कयास है मयूर जी, मैं इनको हाँ, कंफर्म नहीं कर रहा। तो हाँ, ये बिल्कुल। परिस्थितियां चल। दूसरी चीज, एक ये होता है कि नड्डा जी के यहाँ डिनर होगा और सारे सांसद आएंगे और उनको उनका भाई हालचाल लिया जाएगा, भाई अपने क्षेत्र में काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, कोई हम्म, समस्याएं तो नहीं। एक 11 साल के बाद प्रधानमंत्री जी को, नड्डा जी को अपने सांसदों की याद आ। आप देखिए 1.25 साल से 1.5 साल के लगभग होने वाला है, आज तक संसदीय दल की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी में नहीं हुई। अब एकाएक अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री को चिंता अपने सांसदों की सता रही है और उनको कहा कि भाई शाम को डिनर पे आप आइए, बड़ी याद आपकी आ रही है। और बाद में पता चला कोई आने को राजी नहीं है, तो डिनर कैंसिल करना पड़ा। फिर ये प्रधानमंत्री जी का भी डिनर डिनर जो कैंसिल आज करना रात पड़ा। को। डिनर कैंसिल जी, करना पड़ा। डिनर कैंसिल नड्डा करना जी पड़ा। के नड्डा जी के यहाँ जो डिनर होना था वो इसलिए कैंसिल करना पड़ा कि अधिकतर सांसद जो है उन्होंने असमर्थता जता दी आने में। अच्छा। किसी ने कहा हम क्षेत्र में हैं, किसी ने कहा मेरी माँ बीमार है, किसी का फोन स्विच ऑफ है। अब ऐसे में ये किरकिरी ज्यादा होती अगर आप डिनर देते और वहां कई सांसद नहीं आते, तो मीडिया खबर ये चलाता कि भाई भारतीय जनता पार्टी के 20 सांसद, 25 सांसद, 10 सांसद आए ही नहीं। तो अच्छा। आए नहीं तो क्या कारण है। तो इससे अच्छा ये है कि डिनर ही कैंसिल कर दो, कौन आया नहीं आया किसी को पता ही नहीं है। तो मलिक अब ये साहब, सबसे बढ़िया फॉर्मूला है। और मैंने उसके बाद मैं बस खत्म कर रहा हूं, उसके बाद उसके सबसे जो महत्वपूर्ण था, आज शाम को प्रधानमंत्री जी के यहाँ डिनर रखा गया था और वो भी कैंसिल कर दिया गया। और कल सुबह वोटिंग है और आज का डिनर कैंसिल है। तो ये क्या जताता है। तीसरी जो बड़ी खबर आई, जो आपके रूडी साहब हैं वो खुल के मैदान में आ गए हैं। दिख रहे हैं हर जगह पे। वो खुल के सामने आ गए। तो ये पता लग गया है कि जो चाणक्य जी थे और चाणक्य जी सारे मामले को संभाल रहे थे, उनके हाथ से मामला अब निकल चुका है। जी। मैंने देखा कि इसको भी प्रचारित किया गया कि कोई यूपी के सांसद महोदय हैं, उनके जन्मदिन पर अमित शाह साहब का फोन आता है बधाई देने के लिए। वो पूछते भी है कि कितने साल हुए, तो कहते हैं कि ऑन पेपर तो 56 साल का हुआ, लेकिन वैसे मैं 53 साल का हूँ। तो वो बधाई देते हैं कि चलिए बहुत बहुत बधाई। इसको भी प्रोपोगेट किया, इस मतलब मैं समझ नहीं पाया पहले, तो मैंने कहा इसको प्रोपोगेट क्यों किया जाएगा। पर आप जब कह रहे हैं तो चीजें समझ में आ रही है कि सांसदों से कैसे भी किसी न किसी बहाने से बात करके उसको प्रोपोगेट करना भी बहुत जरूरी बन गया इनके लिए। यही समझे नहीं, अभी। मयूर भाई इसमें कई सारी चीजें हैं। जी। आप ये देखिए कि पिछले कुछ महीनों में जो चाणक्य थे उनकी हम्म। किरकिरी कैसे हुई और शुरुआत कहां से हुई। जी। हमारे चाणक्य जी की किरकिरी तो वैसे 2024 में ही हो गई थी, जब उत्तर जी। प्रदेश में रिजल्ट आए थे। और इनके जितने क्रांतिकारी थे, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे संजीव बालियान हो, और चाहे तमाम इनके कैंडिडेट हो, वो धराशायी सब हो गए थे। और मोदी बिल्कुल। जी का चुनाव निकलता हुआ ही नजर नहीं आ रहा था, बड़ी मुश्किल से निकले हैं वो। अब कैसे निकले हैं ये तो मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन वो आप जी। जानते हैं कैसे निकले हैं। तो बिल्कुल। ऐसे में चाणक्य जी का गिरावट का दौर शुरू हुआ और आते आते कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव आ गया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में जो खास सलाहकार गृह मंत्री जी के हैं, दुबे जी, उन्होंने दुबे निशिकांत जी दुबे। ने प्रचार शुरू किया। निशिकांत दुबे आजकल वही सलाहकार हैं उनके, कि जी। विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ हैं। तो वो उनको ज्ञान दिया कि भाई संजीव बालियान को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जिता के आप अपनी प्रमाणिकता सिद्ध कर दीजिए कि आप जो चाहते हैं वो कर देते हैं। तो वो जो है चाणक्य जी तो खुश हो गए, चने के झाड़ पर चढ़ गए।
और उसके बाद ये हुआ कि चाणक्य जी अभी नड्डा जी को लेके वहां पे वोट डालने पहुंचे और पूरा माहौल बनाया गया और पहले कहा गया कि भाई संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के जो पूर्व सांसद हैं वो इस बार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव जीतेंगे। रूडी ने यहाँ पे दलाली का अड्डा बना दिया है और यहाँ तमाम दलाल बैठते हैं। इसको नड्डा जी और अमित शाह जी मिलकर खत्म करेंगे और दुबे जी जो है सारा मामला पर्दे के पीछे संभालेंगे और संजीव बालियान जो है सामने से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रक्रिया चली। जी। उसकी हवा रूडी जी ने निकाल दी। जब उसकी हाँ। जिस दिन इलेक्शन के दिन निशिकांत दुबे जी का बयान आता है, वहां बाइट देते हैं हम मीडिया में, मैं खुद वहां पे था, वो कहते देखा हमने कैसा माहौल बना दिया कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को आना पड़ा, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी को लेटे लेटे यहाँ पे आना पड़ा। देखिए हमने क्या। अच्छा, वो ये नहीं बता रहे कि चाणक्य जी को भी आना पड़ा और हाँ, चाणक्य जी भी जो है श्याम धाम दंड भेद कर रहे थे और उसके बावजूद चुनाव आप हार गए। तो ये क्या, ये किरकिरी हुई कि चाणक्य जी का चाणक्यपन बढ़ा? ये समझ में ही नहीं आ रहा उनको। तो इसलिए मेरा कहना ये है कि चाणक्य का जिस बार लगातार जो गिरावट का दौर चल रहा है तमाम चीजों को लेके, अब पहले उनका सिक्का चल रहा था, दौड़ रहा था, वो किसी भी पत्थर पे हाथ रखते थे वो सोना बन जाता था। आज वो किसी सोने पे भी हाथ रखते हैं वो पत्थर बन जा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में फिर ये हुआ, साहेब ने चार्ज अपने हाथ में लिया कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, इसलिए हम सांसदों से डिनर पे बात करेंगे और उनको जरा देखेंगे। जी। अब बाद में जब सांसदों के फोन स्विच ऑफ आने लगे तो साहिब की भी नींद उड़ गई। जी। इसके अलावा एक और घटना चाणक्य जी के साथ हुई। जी। एक विधायक हैं हरक सिंह रावत उत्तराखंड के, इन्होंने हाँ, हाँ। उनको फोन किया क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी चीजें चल रही थी, तो इन्होंने उनको फोन किया। 8 मिस कॉल हो गई, उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। जब दूसरे किसी नंबर से फोन किया गया तो उन्होंने उठाया, तो इन्होंने उनको कहा भाई अपनी 2 सीटें आप ले लीजिए और ये करिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। और अच्छा। बताते हैं फिर ईडी ने उनको बुलाया और कहा कि कोई पता नहीं 62, 63, 64 में कोई रजिस्ट्री हुई थी और उसका कब्जा आपने 2004 में क्यों लिया? देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल ईडी ने पूछा। तो उन्होंने बहुत। कहा कि मैं तो उस दौरान तो मैं जब ये रजिस्ट्री हुई थी 1 साल का था और भाई मैं 1 साल का तो कब्जा ले नहीं सकता था, मैं 2004 में जवान हो गया तो मैंने ले लिया। अब बताइए कितना बड़ा अपराध है ये। तो अरे अब बाप क्या रे! है कि ये चाणक्य और बाकी लोग सब घिर चुके हैं और स्थिति यहाँ आके पहुंच गई है कि अब इनके कंट्रोल में चीजें रही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज की तारीख में जो है, कल सुबह वोटिंग है उपराष्ट्रपति की। अब ये हो रहा है कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, इसमें यस। कानूनन क्या होगा, क्या चुनाव हो सकते हैं, सारी चीजों पे अभी सवाल खड़े हो गए हैं और भयंकर त्राहिमाम दिल्ली में चल रहा है। अब आज शाम तक आपको कोई बड़ी खबर मिल सकती है कि क्या हो रहा है। अब वो नायडू देंगे, वो राहुल गांधी देंगे, वो बीजेपी से कहीं से निकल के आएगी, तो कुछ ना कुछ बम कहीं फूटने वाला है। क्योंकि आपने एक उपराष्ट्रपति जी को जो फार्म हाउस में शिफ्ट किया है और आप वहां किसी को मिलने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं आप? उनके परिवार के लोगों को नहीं मिलने अरे भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका स्वास्थ्य खराब है ना, तो डॉक्टर को तो मिलने दीजिए, उनके परिवार को तो मिलने दीजिए। आप डॉक्टर को भी नहीं मिलने दे रहे हैं बीमार आदमी से। तो ये क्या मामला है ये? तो इस मामले की परतें ही नहीं खुल रही हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब इन लोगों को देने हैं। और कल तो देखा ही आपने, प्रधानमंत्री जी सबसे पीछे बैठे थे पीछे क्योंकि बैठे थे। उनकी जो सीटें आरक्षित हैं, चाहे वो जहाज में हो, चाहे वो ट्रेन में हो, चाहे वो बस में हो, चाहे वो जापान वाली फास्ट ट्रेन में हो, या तो सबसे आगे वाली आरक्षित है या सबसे पीछे वाली, क्योंकि बीच वाले तो है नहीं वो तो सबसे आगे बैठते हैं। कल इसीलिए सबसे पीछे बैठे वो। तो पीछे बैठने के संकेत क्या है, इससे खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। जी। बहुत सही कहा सर आपने, पर मुझे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि नड्डा साहब के वहां डिनर कैंसिल करना पड़ा। आप कह रहे हैं कि सांसद आए नहीं और अपनी असमर्थता दिखाई। प्रधानमंत्री ने जो आप कह रहे हैं कि आज अपने वहां डिनर रखा था वो भी कैंसिल है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। और तो प्रधानमंत्री यहाँ जी का ये कैंसिल है। नहीं, और बहाना क्या है ये तो बताइए। अरे भाई हाँ, क्यों नहीं आ रहे हैं? कह रहे हैं वो सब सेवा में लगे हुए हैं जहां बाढ़ है। जहां नहीं पर तो बाढ़ यहाँ आई हुई है। है वो सेवा में है, और बाढ़ तो आई हुई है मथुरा में और बनारस में भी। तो वहां के सांसद क्यों नहीं है वहां पे? हाँ, क्यों नहीं, सवाल ये भी होना चाहिए। और दूसरी बात,
भाई बाढ़ बहुत तो सी वहां भी आई हुई है, बनारस में भी गंगा में बाढ़ आई हुई है, और यहाँ पे यमुना में बाढ़ आई हुई है, मथुरा में। तो ये बिल्कुल सही, सांसद तो है नहीं वहां स्पॉट पे। नहीं है, नहीं है। और तो फिर ये क्या सारे और सांसद पंजाब चले गए? नहीं, वहां भी कोई दिख नहीं रहा है, वहां कौन वहां दिख रहा है? फिर ये गए, फिर कौन सी बाढ़ में आए? क्या वहां नेपाल की, भूटान की, या कहीं जापान वगैरह में बाढ़ आई, वहां चले गए क्या? कहीं भूकंप का जायजा लेने अफगानिस्तान तो सारे सांसद भारत के नहीं चले गए, खासकर भाजपा के? मैं सर, मेरे सामने खबर छपी है, हमारे प्रमुख अखबार है यहाँ पे, गुजरात समाचार। तो मैं उस खबर का हवाला देके मैं समझना चाहता हूँ। इसमें खबर छपी है और फोटो भी है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी सामान्य सांसद बन के अंतिम श्रेणी की जो बेंच थी वहां पे बैठे। अब यहाँ ये कहा जा रहा है, इस खबर में ये लिखा गया है, फोटो भी डाली है कि सभी सांसद उपस्थित थे। तो अगर वर्कशॉप में ये सभी सांसद अगर उपस्थित थे तो डिनर के लिए क्यों उपस्थित नहीं थे? सर वहां वहां जो है सभी हाँ, सांसद थे, तो गिनती लेके कौन गिनने गया था अंदर? और जो नहीं ये गिनती रवि, लेके गिनने, नहीं ये अच्छा, मजे की बात, ये जो फोटो जो जो चली है अखबारों में, वो गोरखपुर के सांसद हमारे जो रवि किशन साहब है, एक्टर वगैरह जो एक्टिंग एक्टिंग करते हैं, उन्होंने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा। तो इतनी इतनी ही फोटो है और कह रहे हैं कि सब सांसद थे। रवि किशन ने लिखा कि प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में बैठे थे उनकी कुर्सी पे, और सब थे, ऐसा उन्होंने लिखा है। ये उस नहीं बात से देखिए, नहीं मयूर भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो वहां पे जब प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, हम्म, बिना प्रधानमंत्री के कोई पत्ता अभी तक तो खड़कता नहीं है भाजपा में। नहीं, और नहीं, रवि किशन की इतनी औकात हो जाए कि बिना उनकी इजाजत के, बिना उनकी जानकारी के वो ट्वीट कर दें, कह दें, ऐसा नहीं है। वहां कुछ सेल्फियां खींची थी, और हम्म, सेल्फियों में दिखाया गया था, और बाकायदा प्रचारित किया गया, दिल्ली के सब अखबारों में छपा है, ऐसा नहीं है कि खाली हाँ, गुजरात में, बाकायदा छपा हुआ है। और बाकायदा इसको माहौल बनाया गया, और कई एंगल से वो फोटो है, अलग अलग हम्म, एंगल की फोटो है, ऐसा जी, नहीं है। लेकिन जी, उसको जी, उसको ये बताया गया कि ये लोगों ने सेल्फी ली है। हम्म, तो और उसमें क्या है कि बताना ये चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इतने शांत और इतने बढ़िया आदमी है कि वो कोई जरूरी नहीं हर बार मंच पे बैठे, वो पीछे भी बैठ जाते हैं। अब 11 अभी साल में, अभी 11 अब तक साल तो में, बैठे नहीं, अब तक तो बैठे नहीं नहीं, तो अब क्यों? अब ये तो आप बताएंगे कि भाई वो गुजरात में पिछली सीट पे कब बैठे थे। वो दिल्ली में तो मेरे पास कोई आंकड़े फोटो है नहीं कि वो पीछे कभी बैठे नहीं, हों। वो तो कभी एसपीजी नहीं। को डांट देते, वो तो फोटो अगर ना खींचे बीच में एसपीजी आ जाए उसको डांट देते हैं। वो डांटते, हमारे पास विजुअल भी है और फोटो भी है, नेट पे भी पड़ा होगा, आप देख लीजिए। तो जो इस तरह के व्यक्ति हो के एसपीजी को भी डांट दे, अपनी सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं, तो उनका फोटो बगैर उनकी इजाजत के खिंच जाए, और खिंच जाए तो बाहर चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये ये तो सही। फोटो प्रचारित करने की कोशिश है। और मैं कई दिन से मयूर भाई टीवी चैनलों पे कह रहा हूं, अंत में आपको बता रहा हूं कि ये जो लड़ाइयां थी, चाणक्य फेल हो गए तो कमान अपने हाथ में साहिब ने ली। जब साहेब चारों मोर्चों पे चित हो गए हैं, तो जैसे अभिमन्यु ने पहिया उठा लिया था रथ का, आखिर में उनके सब हथियार खत्म हो गए थे, तो अब मोदी जी ने रथ का पहिया उठा लिया है। अब वो रथ के पहिए से जो है अपनी पार्टी को, अपने पद को बचाना चाहते हैं। अब आप देखिए, राहुल गांधी ने जो एक माहौल बना दिया है बिहार में, उसकी काट आज इनके पास नहीं है। और उसकी काट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी एक नया जुमला लाए निकाल के कि मेरी माँ को गाली दी है। अरे भाई, आपकी माँ को गाली दी है तो आपकी माँ को गाली दी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ये तो बहुत बड़ा जुर्म किया है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है जिसने गाली दी है। उसको तत्काल जेल होनी चाहिए, उस पर मुकदमा चलना चाहिए, और गाली बहुत गंभीर है तो उसको फांसी लगनी चाहिए। और आप प्रधानमंत्री हैं, आप तो कोतवाल हैं भाई। जब आप कोतवाल हैं तो अपराधी बस के कैसे निकल रहा है आपसे? उसको, अपराधी को तो आप कुछ कह नहीं रहे, और रोना रो रहे हैं आप बिहार में जाके। गुजरात वालों को आप कह रहे हैं, गुजराती भाइयों आज मेरी माँ को गाली दी, आ जाओ मोर्चे पे। बिहारियों से कह रहे हैं आप, क्योंकि आपने तो आज तक किसी माँ बहन का या किसी महिला को अपमान किया नहीं। आपने तो कहा नहीं सुपन का संसद में, आपने तो कहा नहीं किसी को वो अमेरिकन गाय भैंस, आपने जर्सी तो गाय, किसी के बारे में कोई जर्सी 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 गाय। गाय, मैं वही कह रहा हूं। आपने तो किसी को कुछ कभी कहा नहीं, आप तो महिला सम्मान करते हैं। आपने तो अपनी माँ का भी सम्मान नहीं किया, आपने तो बायोलॉजिकल बता दिया।
और वो जो प्रसव पीड़ा झेली है उन्होंने 9 महीने, आपने तो उनका भी अपमान कर दिया। और आज आपकी माँ का किसी और ने अपमान कर दिया, और किसने किया, क्या किया, वो कौन है, वो पता लग नहीं रहा। तो आज इसलिए मैं कहता हूं कि ये रथ का पहिया घुमा रहे हैं, और इस रथ के पहिए से कुछ होने वाला नहीं है। आप अंतिम दौर में आ चुके हैं और आप गिर चुके हैं। अब आज आप देखिए, आपके जो विदेश नीति के क्रांतिकारी थे, वो कहाँ हैं? चाइना नहीं गए वो। आप तो लाल आंखें बताते थे चाइना को दिखानी चाहिए। 56 इंच का आपका सीना था, और आपके जो सेनापति थे चाइना वाले, वो गायब हैं। मैंने उस पे एक ट्वीट किया था। मैंने कहा कि चाइना गए हैं चाइना की दीवार की मरम्मत करने, और इंजीनियर शंकर गायब है और मिस्त्री को ले गए। अब मिस्त्री कैसे करेंगे बिना इंजीनियर के? हैं? शंकर कहाँ है और उनका लड़का क्या कर रहा है, इस पर थोड़ा फोकस किया जाए। तो आप ये देखिए कि चौतरफा आप गिर गए। आपकी विदेश नीति खत्म हो गई है, आपकी देश नीति खत्म हो गई है, और सबसे बड़ी हवा जो इनकी निकाली है मयूर भाई, वो उन्होंने निकाली है मुरली मनोहर जोशी ने। मुरली मनोहर जोशी ने झकझोर के रख दिया है भारतीय जनता पार्टी को, संघ को, और उनके जितने संगठन हैं। आप ये देखिए, क्रांतिकारी में तो इनका जवाब है नहीं मोदी शाह जी का, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। 18 तारीख, 18, 19, 20 को 3 दिन, एग्जैक्ट मुझे डेट याद नहीं है, ये दिल्ली में आरएसएस और उनके संगठनों की एक मीटिंग होने वाली थी 3 दिन की। वो मेरे ख्याल से 17, 18 या 19 अगस्त थी, और उसमें तैयारी जो है कई महीनों से कर रहे थे मुरली मनोहर जोशी देश की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि पहले भी वो इस तरह की चीजों को जानते हैं। मुझे याद है कि कई सारी जब कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके मतभेद कई लोगों से रहते थे। इस तरह के जब यहाँ पे डंकल प्रस्ताव आया था, तब से हमने इनको थोड़ा ध्यान से मुरली मनोहर जोशी को सुनना शुरू किया था। उसके बाद आपको याद होगा बीच में कुछ बाहर की कंपनियां कांग्रेस के जमाने में आने की कोशिश कर रही थी, तब इन्होंने घोर विरोध आंकड़ों के साथ किया था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो ये तमाम साथ के आंकड़े देते रहते हैं, और इन्होंने जो 70 पेज की रिपोर्ट बनाई और स्लाइड पेश की, और कई घंटे इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया, उससे सहमत होना पड़ा मोहन भागवत जी को भी। और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस मीटिंग में इनके सामने रिएक्ट करें। सिर्फ भोसले जी ने कहा कि नहीं नहीं इसमें ये था वो था, उन्होंने थोड़ा वकील बन के आए थे वो मोदी जी के, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और फिर वो खबर मोदी जी तक पहुंच गई, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। तो अगर इस तरह की चर्चाएं चल रही तो मोदी जी ने तत्काल एक्शन लेते हुए लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को दिवाली का तोहफा दे दिया। तो जीएसटी में फेरबदल करके देखिए, एकाएक उनको आकाशवाणी सुनाई दे गई, और आकाशवाणी सुनते उन्होंने देश की चिंता और देश के लोगों की चिंता हो गई कि मेरे देशवासियों के ऊपर जबरदस्ती जीएसटी से लूट चल रही है, तो उस लूट को खत्म करके वो बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। अब भाई जीएसटी किसने लगाई थी? आप अंडे पे, खाने पे, आटे पे, नमक पे, सब पे आप जीएसटी पेल रहे थे, तो ये लगाई किसने थी? बहुत बड़ा एहसान कर दिया आपने हटा के। आपने कोशिश की कि जो इन्होंने बम फोड़ा है जोशी जी ने या फोड़ने वाले हैं, उससे पहले मैं इसको कोशिश करूं कंट्रोल करने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां ये गिरे हो जी। तो मतलब मैं ये अंतिम सवाल है मेरा, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब और शाह साहब भी अब तक के सबसे कहते हैं ना, इसको अंग्रेजी में एक शब्द है वल्नरेबल, है ना, ऐसी स्थिति में कि जो बहुत ही अनिश्चितता से भरी स्थितियों में, क्या अभी जो हैं वो इससे पहले कभी थे या पहली बार लग रहे हैं आपको कि बहुत ही वल्नरेबल है ये? बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। अगर आप 2001 से लेके आज 2025 में हम आकलन करें मोदी जी का, आज तक मोदी जी इस तरह की गंभीर परिस्थितियों में कभी आए नहीं। क्योंकि आप ये देखेंगे, चाहे चुनाव जीतने का मामला हो, चाहे कोई भी कदम लेने का मामला हो, ये मामला तो इनका बिगड़ना शुरू हुआ 2024 से, और 2024 में भी इन्होंने परिस्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन अभी तो इनके हाथ से मामला निकल चुका है। तो आप ये सही कह रहे हैं कि आज पिछले 25 साल के इतिहास में आज मोदी शाह या ये कहें गुजरात लॉबी बहुत ही गंभीर और कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है।
और इस नाजुक। परिस्थिति से गुजर रही है, ऐसी नाजुक परिस्थिति से गुजर रही है कि इसको संभालना अब उनके बस का नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपने जो लड़ाई शुरू की थी, आप उस मोर्चे पे आ गए हैं कि आप रथ का पहिया उठा के घूम रहे हैं। आपके तमाम हथियार खत्म हो चुके हैं। आप देखिए, सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी ये कह रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई पाकिस्तान से थी, पाकिस्तान तो मोहरा था, लड़ाई तो चीन लड़ रहा था। इसलिए कैसे हिम्मत हो गई एक अधिकारी की, मोदी जी जो है बात दूसरी कर रहे हैं और वो दूसरी कर रहा है। आपकी विदेश नीति पर ट्रंप किस तरह से आपको बेइज्जत कर रहे हैं। आपके जो विदेश मंत्री हैं वो भाग गए, छुप गए हैं। तो ये तमाम परिस्थितियां तो कभी हुई नहीं है। देश में आपकी पार्टी के लोग आपका विरोध करने लगे। निशिकांत दुबे के जो सामने साथी हैं रूडी जी, वो तो भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं, तो वो भी आपके विरोध में आ गए। और ऐसे गले में घंटी बांधने वाले लोग मुरली मनोहर जोशी जैसे आ गए हैं। अब घंटी बंद गई है, अब देर थी घंटी बंधने की। अब जब घंटी बंध गई है, अब आप कल सुबह के बाद देखिए ये जो घंटी बजी है, टन 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 टनाटन कैसे क्या बजेगी। लगता है आपको, क्या लगता है आपको, व्हाट इज योर स्पेकुलेशन सर, व्हाट इज योर, आप सबकी मतलब आपकी जानकारी से लेकर हर चीज मिला के, अगर कल के दिन का अगर आपको कहीं कोई समझ लीजिए फोरकास्ट करना हो कि कल शाम तक क्या क्या हमको जानने को मिलेगा, तो क्या लगता है आपको क्या होने वाला है? देखिए मयूर भाई, अगर कल की परिस्थिति हम देखें, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है, पहले तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसे ना हो कि एनडीए चुनाव हार जाए, ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अभी तक कई लोगों के मन का डर निकला नहीं है, जो डरे हुए लोग हैं ना, कई सारे लोग ऐसे भी डरे हुए हैं जिनका डर निकलता ही नहीं है। क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जिनका डर अभी तक, उनको पता ही नहीं है कि अंग्रेज चले गए हैं। 70-80 साल हो गए अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों का डर आज भी उनके दिमाग में है। तो ऐसे क्रांतिकारी लोग भी हमारे यहाँ। अगर आप नहीं हारते हैं, एनडीए का कैंडिडेट जीतता है, तो मार्जिन बहुत कम होगा। और मार्जिन अगर कम होगा तो उन परिस्थितियों में विपक्ष आपके ऊपर हावी हो जाएगा। उन परिस्थितियों में या तो मोदी जी मिड टर्म पोल के लिए चले जाएंगे, और या विपक्ष जो है अपना प्रस्ताव पेश कर देगा, अविश्वास प्रस्ताव, या वो ये कह देगा कि इनके पास समर्थन नहीं है, और वो समर्थन की चिट्ठी राष्ट्रपति को दे देगा। और प्रधानमंत्री पद के लिए कहीं ऐसा ना हो कि चंद्रबाबू नायडू दावा ठोक दें कि मैं अगला प्रधानमंत्री। हाँ, गठबंधन में तो ये हो सकता है ना कि भी गठबंधन जारी रहे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा बदल दिया जाए। आप बिल्कुल जी सही कह रहे हैं, ये भी हो नहीं, सकता ये है। दोनों तरफ से हो सकता है, ये खाली एक तरफ से नहीं है, आप इसको समझे नहीं है। क्योंकि विपक्ष ने भी कह दिया है, राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि चंद्रबाबू नायडू जी आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं। अच्छा। तो खाली एनडीए के भरोसे नहीं बन रहे हैं वो। देखिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने लोग हैं या संघ के जो लोग हैं, उनमें खुद मोहन भागवत जी भी हैं, सबकी इच्छा ये है कि भाई सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2029 तक चलनी चाहिए, लेकिन ये दोनों क्रांतिकारी हटने चाहिए। तो इन परिस्थितियों में तो कोई दूसरा ही व्यक्ति बनेगा। अब वो कौन बनेगा, वो एनडीए का होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो बाद में तय होगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं, ये आपको कल शाम तक ही पता चले। जी बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत। आई थिंक इट वाज अ वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन वी हैड। दर्शक जो हैं हमारे जब सुनेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों से जो अगर पर्दा उनके लिए गिरा हुआ है तो हट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे सर आपका। बहुत बहुत थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों यही बातचीत थी। अब आपने, आपकी बारी है। आपसे गुजारिश रहती है हमारी कि अगर बातचीत अच्छी लगे तो आप अपनी प्रतिक्रिया या प्रतिभाव कमेंट के जरिए लिख के जरूर से भेजें हमको। और इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए आप सबके समर्थन से, सहयोग से। और अगर इस मंच को, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आप, विनती है आपसे कर लीजिए, है ना, और अपने आसपास के लोगों से भी करवा लीजिए। आप सबका जो है वो स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया और शुभ, एकदम तंदुरुस्त रहे, ये कामना करते हुए अब आपसे विदा लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।